नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मैं पहले ही कह दूं कि इस कार्यक्रम में सनसनी फैलाना या कुछ खेला हो जाना, ऐसी कोई चर्चा हम नहीं करने जा रहे हैं। हम पहले बता दें, साफ कर दें। इस शो में चर्चा ये होगी कि बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है, उस बीजेपी के दोहरे चरित्र में कैसे बीजेपी खुद फंस गई है। बीजेपी के लिए औरंगजेब महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। औरंगजेब के साथ भी कदम ताल करके अगर सत्ता बच सकती है तो वो कदम ताल हो जाएगा, और औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोल करके राजनीतिक लाभ मिलना है तो मोर्चा खोल दिया जाए। कुल मिलाकर के 80-20 पोलराइजेशन ये सब होता कैसे है? अगर पहले से सत्ता में है और औरंगजेब की वजह से सत्ता गिर सकती है, तो औरंगजेब भी कबूल है, कबूल है, कबूल है। हम चलते हैं सीधा बिहार, क्योंकि औरंगजेब अब बिहार पहुंच चुका है। औरंगजेब जिस दौर में शासन कर रहा था, उस दौर में तो घोड़े थे, हाथी थे। घोड़े हाथी की रफ्तार बहुत कम थी। बुलेट ट्रेन नहीं आई है, लेकिन बुलेट ट्रेन की से तेज रफ्तार से औरंगजेब इस वक्त सफर कर रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ और कब पहुंच गया बिहार, पता भी नहीं चला। और बिहार जब पहुंचा औरंगजेब, तो नीतीश की पार्टी में बवाल मच गया। अब सवाल बड़ा है कि शाह गठबंधन तोड़ेंगे या फिर अपना असली चेहरा बिहार वालों के सामने दिखा देंगे, क्योंकि अब नीतीश और मोदी के बीच में औरंगजेब खड़ा है। हालांकि कुछ भी चर्चा कर लें, कुछ भी सच सामने आ जाए, ये दौर ऐसा है कि आंखों पर पर्दा है। रोज सच्चाई और रोज असली चेहरा नजर आता है, फिर भी हम कबूल नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उस चेहरे को देख और समझ नहीं पाते। मैं पहले आपको आज महाराष्ट्र की एक हेडलाइन दिखाता हूं। कंट्रोल रूम जरा दिखाइए। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले अबू आजमी जाएंगे जेल। महाराष्ट्र विधान परिषद में देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। अब हटा दीजिए। अबू वासिम आजमी समाजवादी पार्टी से विधायक, औरंगजेब की तारीफ कर दी थी, पूरे सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिए गए, और आज विधान परिषद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर हाल में आजमी जेल में, हर हाल में आजमी जेल। अब आते हैं जरा बिहार। बिहार में नीतीश कुमार के एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के विधायक हैं। नीतीश कुमार के विधायक ने क्या बोला है, ये बड़ा गौर करने वाला है। मैं आपको बिना उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़े हुए वही इन आउट बताना चाहता हूं, ताकि कुछ भी डिस्टॉर्ट ना हो, कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन ना हो। खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिरों को नहीं तोड़ा था, औरंगजेब जालिम बादशाह नहीं बल्कि अच्छे बादशाह थे। ये बदकिस्मती है हमारे देश के राजनीति की कि संसद में एकेडमिक चर्चा होती है, कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये शैक्षणिक चर्चा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन औरंगजेब पर लोगों की राय अलग अलग है। बड़े इतिहासकार ने यह भी कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है वो उतना जालिम नहीं था। ये एक एकेडमिक चर्चा है, इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के जलसे में इस पर बात की जा सकती है। और औरंगजेब के बारे में इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। इस चर्चा से कोई राजनीतिक पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आता है। अब सुन लिया आपने तो संतोष को जोड़ लीजिए फटाफट, क्योंकि अब बिहार पहुंच चुका है औरंगजेब, तो संतोष को जोड़ना जरूरी है। औरंगजेब इतना जालिम नहीं था, मतलब कम था, ज्यादा था। मैं औरंगजेब पे ये चर्चा ही नहीं करनी है अभी, क्योंकि बताया ना इनके एमएलसी ने, खालिद अनवर ने, कि एकेडमिक चर्चा है। तो एकेडमिक चर्चा हम क्यों करें, कोचिंग सेंटर नहीं है, तो राजनीतिक चर्चा हम करें। अब इसके बाद जेडीयू के ही एक मेधावी विधायक और हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, यादव नहीं है, तेजस्वी यादव।
उनकी जरा बाइट सुना दीजिए, कंट्रोल रूम प्ले करिए, सुनाइए। औरंगजेब की जो तारीफ कर रहा है वो हम तो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। मैं तो बोला कि जो भी औरंगजेब अगर आज के समय में रहते, यही भारत सरकार उनको फांसी की सजा देती। समझे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम गर्व से कहते हैं सनातनी हम हैं, हिंदू हैं, और लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन औरंगजेब का सम्मान नहीं कर सकते। सारा मंदिरों को तुड़वाने का काम किए हैं, जो थोड़ा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया, जो सिख के गुरु थे उनके बेटों का कत्ल करवाया। वैसे तो ये हत्यारा है, इसके बारे में कोई तारीफ करे तो बहुत दुखद है। तो किसी दल के रहे, हम कह रहे हैं कि कोई भी तारीफ कर रहे हैं वो गलत है, एकदम गलत है। इसके सख्त विरोधी हैं। जो तारीफ कर रहे हैं उनको उनके पास भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश देश निकाल दंड देना चाहिए। चलिए मैं पूरी बात बता दूं, ये अभी जो सुना आपने ये भी अधूरी थी। उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं कहा, कहा अगर यहां पर भी नहीं सुधरते हैं तो गाजा पट्टी भेज दिया जाए। और अगर ये औरंगजेब इस समय होते तो आज की सरकार फांसी पे लटका देती। खैर होते औरंगजेब तो क्या करती सरकार। औरंगजेब पर मैं फिर रिपीट कर दूं, ये चर्चा नहीं है। मैं चर्चा उस पर करना चाहता हूं जो अभी आपने पहले देखा था। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आजमी जेल जाएगा, हर हाल में जेल जाएगा, विधानसभा से निलंबित अबू आसिम आजमी। बिहार में सरकार जेडीयू और भाजपा मिलके चला रहे हैं, चुनाव साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। अब यहां पर क्या नीतीश कुमार की पार्टी से इनको, अनवर साहब को भाजपा निकलवा पाएगी? बड़ा सवाल है। बिहार के लोग नोट कर लें। अगर नहीं ऐसा होता है तो ये समझ जाइए कि औरंगजेब भी भाजपा के लिए अछूत नहीं है। बस कहां राजनीति सधती है वही इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, मैं 2-3 सवाल बता दूं फिर संतोष से शुरू करूंगा सिलसिला सवालों का। पहला, क्या भारतीय जनता पार्टी खालिद अनवर को जेडीयू से बाहर करवा पाएगी? दूसरा, जो और थोड़ा आसान है, क्या निलंबित करवा पाएगी विधानसभा, विधान परिषद से इनको बाहर करवा पाएगी या निलंबित करवा पाएगी? अभी तो सत्र भी चल रहा है, अभी ऐसा भी नहीं है कि जब आएगा तब बताएंगे, सत्र चल रहा है। तत्काल निलंबित नहीं करवाते हैं तो फिर यह साबित होगा कि औरंगजेब महाराष्ट्र वाला अलग है, बिहार वाला अलग है। भाजपा को महाराष्ट्र वाले औरंगजेब से दिक्कत है, बिहार वाला औरंगजेब अपना ही होगा। फिर दूसरी बात, ये मैं बयानबाजियों पे नहीं जा रहा कि आलोचना कर दिया कि उनको गाजा पट्टी भेज दो। अरे गाजा पट्टी तो फिर अबू आसिम आजमी को भेज दो, फिर निलंबित करना और जेल डालना सब क्यों? गाजा पट्टी भेज दो। दूसरा, तीसरा, अगर निलंबन या पार्टी से निष्कासन नहीं होता है तो क्या शाह गठबंधन तोड़ देंगे औरंगजेब के नाम पर? यह तीसरा सवाल। पहला सवाल, निलंबन या निष्कासन होगा क्या? संतोष म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। देखिए आशीष जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जेडीयू के एमएलसी जो खालिद अनवर साहब है, न इनका निलंबन होने जा रहा है, न इनका निष्कासन होने जा रहा है, बल्कि अगर मौका लगा और ठीक ठाक मौका लग गया तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इनको इनाम देते हुए नजर आए इनके इन बयान के लिए। और अब ये तमाम चीजों के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा, जितना थोड़ा बहुत इतिहास मैंने पढ़ा है, इनकी तरह तो नहीं पढ़ा है जो पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज है, विनायक दामोदर सावरकर, जिनके नाम के आगे ये लोग वीर लगाते हैं। मैं कहता हूं इसको बड़े मजाक में कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो सावरकर साहब की हिंदू महासभा थी आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलके, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के साथ मिलके 3 राज्यों में गुलाम भारत में सरकार बनाई थी, और उसमें से एक में बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जो इनके पितृपुरुष माने जाते हैं, वो भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की गठबंधन सरकार में मंत्री है। अब आते हैं औरंगजेब पे, जिन्होंने कहा कि आज होते तो भारत सरकार फांसी पे लटका देती। औरंगजेब कोई पान बेचने वाले पनवाड़ी नहीं थे, हिंदुस्तान के शहंशाह थे। तो आज होते तो आज क्या होते, शहंशाह नहीं रहते क्या आज?
और मुगल शासन के इतिहास में या इस देश के शासकों के इतिहास में, खासतौर से मैं मुगल शासक की बात करता हूं, लगभग 50-50 वर्षों तक सिर्फ 2 शासकों ने राज किया। एक तो अकबर थे और दूसरे औरंगजेब थे। दोनों ने 50-50 साल के लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इस देश पर हुकूमत की थी। तो एक व्यक्ति जो 50 साल तक हुकूमत करता है, राजा का अपना एक चरित्र होता है आशीष जी। राजा हर जमाने में राजा ही होता है। वो शासन भी चलाता है, पुचकारता भी है, दुत्कारता भी है, और गांव देहात की भाषा में कहूं तो लतियाता भी है। अच्छे काम भी करता है, गलत काम भी करता है। 50 साल उनके कार्यकाल का एक लंबा अरसा होगा, आप मूल्यांकन अलग अलग वजहों से कर सकते हैं। लेकिन जिन वजहों से आप औरंगजेब की आलोचना करेंगे, उन वजहों से आपको, उन्हीं वजहों से आपको कई हिंदू राजाओं की आलोचना करनी पड़ेगी। अशोक को महान बताते हैं, लेकिन अशोक को याद करना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने अपने भाइयों को मारा है। तो ये तमाम चीजें, अब इसको छोड़ के हम आगे आते हैं, क्योंकि मैंने इतिहास का थोड़ा सा जिक्र किया जितना थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब आगे आते, मैंने कहा गंगाधरी शक्तिमान ने क्यों कहा, महाराष्ट्र में निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि एक मंत्री का इस्तीफा हुआ था। उस मंत्री के इस्तीफे के किंतु परंतु की खबरें आ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस पे बहुत माहिर है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ खबर आ रही है तो तुरंत कुछ और मसाला दे दो, और हमारी गोदी मीडिया उस मसाले को लपक लेती है। तो वहां पर ये मसला आ गया, और अब देखिए कि वो मंत्री का इस्तीफा कहां चला गया। अमेरिका किस तरह से व्यवहार कर रहा है, टैरिफ की बातें हो रही है, मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया पे देखिए ना, चर्चा किस पे हो रही है, इसी बात पे हो रही है। गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन, अब जेडीयू एमएनसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, भाजपा ने कह दिया पाकिस्तान चले जाओ। और यहाँ योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उन जनाब को, उन्होंने सपा के एमएलए के बारे में कहा था कि उन जनाब को यूपी भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे। जनाब नहीं बोला था, कमबख्त, हाँ, कमबख्त को हाँ, यूपी भेज। कि यूपी भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे। अब पता नहीं नीतीश कुमार को वो आमंत्रण देंगे कि आइए नीतीश जी यूपी आ जाइए, हम इलाज कर देते हैं आपका, क्योंकि आप अपनी पार्टी के एमएलसी को निलंबित तो करेंगे नहीं। तो ये सब होने जाना नहीं है। और ये क्यों नहीं होने जा रहा है आशीष जी? कुछ दिन पहले जो मैंने आपको, फिर मैं उसी चीज को दोहराऊंगा, 139 104 का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के तहत कुछ दिन पहले, इससे दूसरी बात भी कह देता हूं, गुजरात में कई मुसलमान प्रतिनिधि चुनकर आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये हिंदुओं के चरित्र की एक खूबी है जिसको भारतीय जनता पार्टी मटिया मेट नहीं कर सकती। अगर सच्चे हिंदू की बात होगी, सच्चे सनातनी की बात होगी, तो मैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों और कई विधायकों से ज्यादा सनातनी हैं। और यही बीजेपी की चिंता है कि सारे हिंदू मिलकर सनातनी बात नहीं कर रहे हैं। इस कई हिंदू ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं भैया रोजगार का क्या हुआ, कई हिंदू हैं जो पूछ रहे हैं भैया शिक्षा का क्या हुआ, कई हिंदू पूछ रहे हैं कि आपने 10 साल पहले ये वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, उसका क्या हुआ। कई हिंदू पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस आधे कम हो गए, आप पेट्रोल डीजल के दाम कब कम करोगे। तो ये शिफ्ट हो रहे हैं नए मतदाताओं के वर्ग के तौर पर। और ये बात सही है कि मुस्लिम मतदाता इस समय एक दुविधा की स्थिति में है कि किसके साथ जाए, किसके साथ ना जाए। कांग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत जा रहा है। गुजरात में कुछ लोगों को टिकट देके बीजेपी ने एक तरह से बरगला लिया है। और अब जो ये बिहार का फॉर्मूला है आशीष जी, 139 104 का, इसमें सीधा सीधा थ्योरी है कि जो नीतीश के मतदाता है वो उनके साथ बने रहेंगे, जो बीजेपी के मतदाता है वो उनके साथ बने रहेंगे। इसमें 5 से 7% की शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि कई हिंदू, जरूरी नहीं कि सारे हिंदू कुंभ की महिमा में बह जाए, कुछ सवाल भी पूछेंगे कि भैया कानून व्यवस्था की स्थिति खराब क्यों है, 20 साल बाद भी बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है, आपने कहा था चीनी मिल में आके मैं चाय पीऊंगा, वो चीनी मिल शुरू कब होगी, बिजली की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, ये तमाम चीजें पूछेंगे। तो उनको एक नए वोट बैंक चाहिए। तो उस फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने तय किया है कि वो आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। यादव नेताओं के दौरे बढ़ेंगे, यादव नेताओं के कार्यक्रम बढ़ेंगे। और चूंकि नीतीश कुमार एक सेकुलर वाली छवि अभी तक वो दावा करते रहते हैं, तो वो मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट करेंगे। भागलपुर में जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हिंदू मुस्लिम वाला बयान दिया नीतीश कुमार ने, विधानसभा में जब वो राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो हिंदू मुस्लिम वाला बयान दिया। आप ये गौर कीजिएगा आशीष जी कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का कोई भी भाषण हिंदू मुस्लिम के बयान के बिना पूरा नहीं होगा। और ये सिर्फ एक खालिद अनवर साहब ने एक शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में जेडीयू के और भी नेता आगे आएंगे और मुसलमानों को लेकर ऐसी बातें कहते हुए नजर आएंगे जिससे लगेगा कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में एक तरह से खटास हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है।
गंगाधारी शक्तिमान है और एक ही व्यक्ति है जो यहाँ बैठ के जिसने योजना बनाई और उस योजना को एग्जीक्यूट किया जाएगा बिहार की धरती पे। देवेंद्र फडणवीस भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने, योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने। वो तेजस्वी यादव पर हमला बोलेंगे, लालू यादव पर हमला बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलेंगे, औरंगजेब का नाम लेकर हमला बोलेंगे, लेकिन जेडीयू एमएलसी को याद नहीं करेंगे। मैं बता दूं, जो संतोष ने कहा उसको बहुत और आसान कर देता हूं कि संतोष का कहना है कि ये ऐसा आपसी खेल है, मतलब मैच फिक्सिंग है कि उधर से मुस्लिम ने औरंगजेब के पक्ष में खड़ा होकर के शायद मुस्लिम भावनाओं को थोड़ी सी हवा दे दी, और इधर से बीजेपी वाले एकदम आखिर तक तोड़ेंगे नहीं, रहेंगे वहीं पे, नीतीश कुमार के साथ गलबैया करेंगे, लेकिन इधर से ललकारेंगे कि नहीं कैसे औरंगजेब, ललकार रहे हैं, गाजापट्टी भेज देंगे। तो उधर हिंदू पोलराइज होगा और इधर मुसलमान को लगेगा कि देखो नीतीश कुमार हमारे मतलब जो है नेता को, मुसलमान नेता के साथ आखिर तक खड़े हैं। वो मुसलमान ये नहीं सोचेगा कि अरे नीतीश कुमार तो वहीं पे हैं, वो मोदी शाह के साथ खड़े हैं, उसको लगेगा। तो ये कुल मिलाकर के मतदाताओं की आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। मैं अगले सवाल पर, जो मेरा था सवाल कि क्या शाह गठबंधन तोड़ेंगे, खैर साफ हो गया, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए मैं चर्चा लेके आया। ये चर्चा लेके आया, मैंने शुरू में कहा था कि कोई खेला उला वाला नहीं है मामला, भाई पहले से बोल दो। ये चर्चा लेके आए थे इसलिए कि औरंगजेब और मोहम्मद शमी, ये आज कई तारीख है, 6 मार्च, ये 6 मार्च की 2 हेडलाइन है। 7 मार्च को आपको हेडलाइन, मतलब एक हेडलाइन कई बार 2-3-4 दिन चलती है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग चैनलों में बैठे हुए हैं संपादक लोग कि उसको 3-4 दिन खींचे। जब उसका मतलब सारा, जैसे गन्ना आपने देखा होगा ना, गन्ने जूस पीने जाते होंगे कि एक बार गन्ना डालते हैं, फिर मोड़ करके 2 बार 3 बार 4 बार, जब उसमें कहीं से एक को मतलब रस का एक दाना न हाथ में रगड़ने, हाथ न गीला होने लायक रहे, तब उसको फेंक देते हैं। तो वैसे ही जब न्यूज, ये दोनों हेडलाइन, इसमें से सब रस निकल जाएगा, ये बिना रस का हो जाएगा, तब 2 हेडलाइन और आएगी। इसलिए चर्चा लेके आए। औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है भाई। इस दौर में मैं मुसलमान भाई जो हैं और हमारे सनातनी जो भाई हैं, उन दोनों भाइयों से पूछना चाहता हूं कि ये चर्चा इस दौर में ये होनी चाहिए ना कि आपका बेटा, आपका नाती पोता क्या करेगा। औरंगजेब 49 साल शासन करके चला गया इस देश पे। वो क्रूर था, नृशंस था, दयालु था, कृपालु था, धार्मिक था, ईमानदार था, बेईमान था, कट्टर था, धर्मांध था, क्या था यार, सब लिख करके आप लोग को, जिसको पढ़ना हो जाइए, बर्नी को पढ़ लीजिए, फ्रांसिस बर्नियर को पढ़ लीजिए, जो फ्रांसीसी यात्री था जिसने लिखा है, जिन लोगों ने लिखा है औरंगजेब पर इतिहास में, जो उस दौर में मौजूद रह के लिखे हैं। आज के हम नहीं, किसी जो है, आज तो इतिहासकार भी हैं, पता चलता है इसलिए इतिहासकार के रूप में कि कुछ दाएं बाएं मिल जाएगा, इसी से बहुत सारे इतिहासकार देख रहा हूँ। नहीं, एक बात और आशीष जी, एक लाइन में और जोड़ना चाहूंगा, मैं यहाँ पे भूल गया था कि मैंने कहा था ना कि शासकों का चरित्र जो होता है वो राजा का एक अलग चरित्र होता है। और अगर आप औरंगजेब को कोस रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री को याद करना चाहिए, जिन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में केंद्र की सत्ता का स्वाद चखाया था, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के किस मुख्यमंत्री को कहा था, राजधर्म निभाइए। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी को, नरेंद्र मोदी को ये क्यों कहना पड़ा था कि राजधर्म निभाइए। अगर आप औरंगजेब के पास जाएंगे तो आपको गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो उस समय के मुख्यमंत्री, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी को जो राजधर्म निभाने की सलाह दी थी, उसके पीछे भी तो जाना पड़ेगा, और खासतौर से देश के हिंदुओं को जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि यही इनकी परेशानी है कि सारे हिंदू इनके एजेंडे में फंस नहीं रहे हैं, इनके झांसे में आ नहीं रहे हैं। तो अगर 80% हिंदू इनके झांसे में आ जाते आशीष जी, तो फिर ये मुसलमान की तरफ नहीं जाते। लेकिन इनको पता है कि सारे हिंदू साथ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए अपने ही गठबंधन के एक सहयोगी को कह दिया कि आप मुसलमान करिए, मुसलमानों के वोट लीजिए, इधर वाले वोट लेने के लिए तो हम हैं। और अब तो पिछड़े वोट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी जता दी है, पिछड़े वर्ग के कोटे से मंत्री बनाकर। औरंगजेब का चैप्टर ही क्लोज कर रहा हूं। मैं कह तो रहा हूं कि वो 500 साल 400 साल पहले था, वो जैसा था
हम शासकों जाएंगे तो बहुत सही कहे कि अशोक से लेकर के, फिर मैं तो इतिहास का छात्र रहा हूं भाई, इतिहास से ही मैंने यूपीएससी का मेंस लिखने तक से, मतलब इतिहास ही मेरा विषय रहा है। और प्राचीन से लेकर मध्यकालीन, और फिर उस पे आएंगे तो हम सबका हिसाब किताब है। उस पे जाएंगे तो देश में बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, जब उन चीजों पे भाई जो तथ्य हमने पढ़े फिर हम बताने लगेंगे, उसकी बात ही नहीं है। बात ये है कि इस समय जब हम पे 100% टैरिफ की बात हो रही है, जयशंकर विदेश में बोल के आते हैं कि वो जो भी हो रहा है सब भारत, सब में फायदा भारत का हो जाएगा। अब कैसे होगा वो सब आप सुनेंगे तो फिर आपको अपने कानून रुई लगा करके 3-4 दिन घूमना पड़ेगा, कि जब आपको ये मान ही लेना है कि हमारे साथ कोई कुछ भी कर ले और हम जवाब नहीं देंगे तो सब अच्छे है, सब अच्छा है। जयशंकर बोल रहे हैं सब अच्छा है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, आपका फॉरेन रिजर्व घट रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कितने संकट हैं, कितने संकट हैं, कोई चर्चा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय पे चर्चा नहीं करो, जीडीपी ग्रोथ 6.2 पे आ गई, कहाँ 9% के आसपास चल रही थी, 6.2 पे आ गई, उस पे चर्चा नहीं करो। किसानों की आय दुगनी हो गई कि नहीं हुई, उस पे चर्चा नहीं करो। 5 ट्रिलियन 2024 में इकोनॉमी होनी थी, उस पे चर्चा नहीं करो, किसी चीज पे चर्चा नहीं करो। या तो मोदी जी का इवेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, कहीं माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है तो पूरे दिन गोद में झूलते हुए मोदी जी को दिखाओ कि देखिए गोद में कैसे आनंदित होकर झूल रहे हैं मोदी जी। नहीं हुआ तो कहीं से औरंगजेब ले आओ, मुगल ले आओ, तुर्क ले आओ, सल्तनत ले आओ, कुछ भी ले आओ, कहीं से एक बुलवा दो। और मैं तो कई बार विपक्ष के तमाम नेताओं पर मुझे संदेह होता है, डाउट होता है, ये भी बैठे बैठे ऐसे थोड़ा होता होगा कि बैठे बैठे रात में सपना आया। कई बार मुझे डाउट होता है कि सब के सब वो जो गंगाधर शक्तिमान टाइप आप लोग कहते हो, सब लगता है सब मिले हुए हैं। केजरीवाल का जो स्टेटमेंट सब मिले हुए हैं जी, कि एक स्टेटमेंट दे करके किनारे हो जाओ, कौन सा नुकसान हो रहा है। राज का जो राजनीति में है, सबका अपना कारोबार धंधा चल रहा है, कोई नहीं रुका हुआ है, सत्ता में कोई हो, विपक्ष में कोई हो, आम जनता उसी में पिस रही है, दिन भर वो टीवी पे देख रही है, अरे यार औरंगजेब को जाना चाहिए, औरंगजेब रहेगा तो कहीं हमारा भी धर्म परिवर्तन न करवा दे। आज बहुत सारे लोग इस देश में, लाखों लोग आज टीवी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे। याद नहीं होगा तो किताब से, हम लोग तो बिना किताब देखे पढ़ते हैं, कंठाग्र है, लेकिन बैठ के टीवी के सामने पढ़ रहे होंगे। वो तमाम अलग अलग एंकर एंकरानियां जो हैं वो सब अपना वो कर रही होंगी, देखिए औरंगजेब कितना क्रूर था। हम कर रहे उस पर बहस की चर्चा क्यों करना, बहस क्यों करना। अगली पीढ़ियों के बारे में सोचो ना भाई, वो तो जो था चला गया, उसके बावजूद देश सुरक्षित है, देश है ना। दूसरा, बरेली में एक मौलाना, इन मौलाना साहब को मैं 6-8 महीने से नाम सुन रहा हूं। मैं बरेली में एक आध संवाददाताओं को बोला हूं, संतोष साहब से भी निवेदन है, जरा पता करवाइएगा, क्योंकि 6-8 महीने पहले मैं इनका नाम नहीं सुना था। बहुत जो है अंसार रजा और इतने बहुत सारे मौलाना के नाम सुने थे। एक वो कोई ऑल इंडिया नई जमात बनाए हैं, उसके अध्यक्ष बने हैं मौलाना साहबुद्दीन रजवी। ये इस समय इस देश में हर मामले के जानकार हैं, और हर दिन, हर दूसरे दिन, चौथे दिन जब पुरानी खबर का रस निकल जाता है तो एक कोई ना कोई ये मुस्लिमों के हित में इतना कदम कोई आगे बढ़ा देते हैं कि पूरे दिन हिंदू मुसलमान का बवाल चलता है। मौलाना साहबुद्दीन रजवी, आज इनको सवेरे सवेरे ज्ञान आया कि उस समी ने जो है एनर्जी ड्रिंक पी लिया था बॉलिंग करते समय, और रोजा टूट गया, गुनाह हो गया, माफी मांगो अल्लाह से। अरे अपने कर्म और मोहम्मद समी कर्म मिला लो। अल्लाह का तो प्यारा बंदा अगर होगा तो मोहम्मद समी है। मोहम्मद समी तो अगर अनजाने में 100-200 गुनाह भी कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा, खुदा माफ कर देगा। तुम अपने कर्म देखो, तुमने जिंदगी में क्या ऐसा किया है कि अल्लाह तुमको कभी नेक बंदा कहे। कभी कोई कर्म अपना सोच लेना मौलाना साहब, कि कुछ कर्म ऐसे हैं तुम्हारे कि अल्लाह खुदा तुम्हें कहे कि ये नेक बंदा है मेरा है? सभी को बता रहे हो। यहाँ पे एक चीज का जिक्र, आशीष जी, एक चीज का जिक्र करना जरूरी है। आज एक हिंदी चैनल में एक मुस्लिम महिला एंकर थी, और वो कई उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कई सारी चीजें कही। अब जिन मौलाना साहब का हम नाम ले रहे हैं, तथ्यों के आधार पे कोई बहस नहीं कर रहे थे,
कि अगर वो देश की सेवा कर रहे हैं तो करे, नहीं देश तो मोदी जी का है, देश मुसलमानों का है, देश की सेवा करे, अच्छी बात है, लेकिन आपके कहने से मैं ये नहीं कहूंगा कि रोजा नहीं रखना चाहिए। जबकि वो मुस्लिम महिला एंकर ये बता रही थी कि रोजा अगर कोई नहीं रख पाता है तो उसका विकल्प भी होता है। अगर सफर के दौरान आप रोजा नहीं रख पाते तो उसका विकल्प भी होता है। लेकिन तथ्यों और तर्कों के आधार पे वो मौलाना साहब ये सुनने को तैयार नहीं थे। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि जब मैं बार बार कहता हूं कि सब चीजें एक जगह से, वो कहते हैं ना कि सृष्टि का जन्म कहा जाता है कि ब्लैक होल से हुआ, ये तमाम चीजें एक जगह से आती है, एजेंडा एक जगह से आता है, एजेंसियों को बिल्कुल। भेजा जाता है, उस एजेंडे पे बाइट लिवाई जाती है, सत्ता पक्ष के भी लोग देते हैं, विपक्ष के लोग भी देते हैं, और ऐसे मौलानाओं के पास खास तौर से एजेंसी अपने संवाददाताओं को भेजती है, वो बाइट लिया जाता है, और रही सही कसर जो होती है ब्रॉडकास्ट ग्रुप, अब तो सब दर्शक जानते होंगे जो व्हाट्सएप वाला ब्रॉडकास्ट है ना, तो संतोष, एक ब्रॉडकास्ट ये बात संपादकों के आपने लिए भी कही, बनाया गया है। मैं उनके दर्शक पास नाराज हो मैसेज आता जाएंगे। है और फिर दिन भर का हिंदू मुस्लिम एजेंडा बन जाता है। नहीं नहीं, मैं दर्शक नाराज होते, कई बार मैं अपने मेहमानों को टोकता हूँ, कहते हैं अरे आप ही इतना बोलते हैं तो क्यों बैठाते हैं, आप अकेले बोल लिया करो, इतना बोलते हो भाई, क्या करें, हमारी मजबूरी है। मैं, आपने कहा तो मुझे याद आ गया, और अब मैं ये बात कहता हूँ, आपके कहने से ही याद आया। मैं दर्शकों को एक बता दूं कि इसमें संतोष जी के ही बात से मुझे ये तथ्य मिल रहा है तर्क के साथ। ये मौलाना भी प्रायोजित है, और ये प्रायोजित वहीं से है जहां गोदी मीडिया चल रही है। समी ने एनर्जी ड्रिंक पिया, ये बाइट आप लोग जाकर चेक करिएगा मौलाना की, ये बाइट एएनआई की आईडी पर है, ठीक, एएनआई जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, एएनआई की आईडी पर है। क्या एएनआई मौलाना को फोन की कि मौलाना जी देखिए समी ने एनर्जी ड्रिंक पिया था रोजे में, आपको इस पे बोलना है, क्या फोन किया था? या मौलाना ने कहा एएनआई को कि एएनआई आप आइए, समी ने पूरा इस्लाम के साथ बहुत बड़ा वो कर दिया है, गड़बड़, इस्लाम खतरे में है, आइए हमको बोलना है। एएनआई का रिपोर्टर जाता है मौलाना के पास और स्पेसिफिक मोहम्मद समी पर बात होती है, दैट मीन्स सब कुछ स्क्रिप्टेड था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, क्योंकि पूरा देश इसी में व्यस्त रहेगा कि देखो ये इस्लामिक कट्टर हैं। और ये जो भाई साहब हैं, ऐसे लोग मैंने निजी तौर पर, और संतोष ने भी देखा है टेलीविजन में, हम लोग डिबेट्स में, मैं तो जितने मेहमान आते थे भाई सारा एडिटोरियल मेरे हाथ में था, तो वो जितने अंदर स्टूडियो में लड़ते हैं, मैं आज फिर एक बात आपको बता दूं अपने जीवन का अनुभव, ये आपस में स्टूडियो में जो लड़ते हैं ना मौलाना और पंडित जी, और कई बार मुस्लिमों में एक लिबरल और एक कट्टर करके बैठाते हैं, ये बाहर एक ही गाड़ी में चाय नाश्ता करते, हाथ मिलाते, ठहाके मारते जाते हैं, फिर कई बार एक ही जगह फिर एक ही कमरा शेयर करते हैं, उसी में रुकते भी हैं। अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता है पब्लिक के बीच में सार्वजनिक रूप से सब। लेकिन जो आम आदमी है, जिसको कहते हैं कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, समझदार नहीं, भोली भाली है, उसको और जो भी कह लें, ये जब घर बैठ के देखते हैं ये लड़ाई करते हैं, तेरी मौलाना ने ऐसे बोला, पंडित ने ऐसे बोला, खतरे में सनातन, इस्लाम बचाओ, इस्लाम भी खतरे। कोई खतरे में नहीं है भाई साहब, खतरे में ये देश है, आपके आल औलाद, आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियां खतरे में वो है, बाकी कोई खतरे में नहीं है। इसी के साथ कार्यक्रम खत्म करते हैं। कोई खतरे में नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें और आपका ये देश खतरे में है, इसके अलावा कोई खतरे में नहीं है। आप ऐसे टीवी देखिए और अंदर वहां पर खूब गुस्सा आता है कि देखो सनातन पर हमला, फिर उधर वाला कहता है इस्लाम पर हमला। घर में बैठा हुआ आदमी मुसलमान हिंदू, वो अंदर से खून खौला करके और अपने दिमाग में जहर और नफरत भरता जाता है। वो देखिए, अब इंतजार कीजिएगा, चलते चलते कह रहा हूं, देख लीजिएगा खाली दरबार पर कोई कार्रवाई वरवाई नहीं होगी। नीतीश का अपना काम चोखा है और भाजपा का अपना काम चोखा है। वो बिहार वाले औरंगजेब से कोई दिक्कत नहीं है, कबूल है। महाराष्ट्र वाले में था, वहां पर उससे पोलराइजेशन होगा, पूरे पैन इंडिया पोलराइजेशन होगा। और बिहार वाले से जो पार्टनर है, साथी है, वो मुसलमान वोट भी खींच लाएगा। कितना बढ़िया है, इस देश की जनता को मूर्ख समझने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिल्कुल ISO 9001 2001 सर्टिफाइड, ओके, टेस्टेड कि भारत की जनता मूर्ख है, ये नेता मान चुके हैं। धन्यवाद संतोष, आप बहुत कम आपको बोलने का मौका मिला। फिर मेरे दर्शक आज कहेंगे कि आप ही अकेले बोलते हो, फिर बुलाते क्यों हो?
तो मैं उन सबसे क्षमा मांग लेता हूं और क्या कर सकता हूं। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।